स्वाति, प्रीति और पम्मी एक ही बिस्तर पर खर्राटे मारते सो रहे थे। स्वाति के मोबाइल फोन का अलार्म बजता है और पम्मी की नींद खुलती है। बड़ी भाभी उठो ना। हे भगवान, छोटी भाभी, अरे कोई तो उठो, कैसे सो रहे हो आप दोनों घोड़े बेचकर? मुझे नहीं पता भाई, सोते रहो, मैं तो बाहर जा रही हूँ। पम्मी फौरन अपना दुपट्टा लेती है और हॉल के कोने में, जहां पर एक बड़ी सी बोर्ड में वर्मा फैमिली का एंथम लिखा था, जाकर खड़ी हो जाती है। वक्त से पहले ज्यादा ही फुर्सत में हो आजकल। नहीं पापा, वो तभी निर्मला अपने कमरे से बाहर आती है। मैं फुर्सत में नहीं हूँ, बिल्कुल वक्त पर आई हूँ, 7:30 बजे, देख लीजिए। खुद की तारीफ करने वाला इंसान अंदर से खोखला होता है निर्मला जी। वक्त पर आ गई है तो अच्छी बात है, चुपचाप बाकी सभी का इंतजार कीजिए, नहीं तो अपनी सास पर ध्यान दीजिए। सास तो मम्मी की रही नहीं ना पापा। वर्मा जी टेढ़ी पैनी नजरों से प्रेम को देखते हैं। लग गई। वो पापा वक्त पर ही हूँ मैं, आपने कहा था ना 7:35 तक एंथम स्टार्ट होगी तो। वर्मा जी दीवार पर टंगी घड़ी की ओर एक नजर देखते हैं। बिल्कुल 7:35 पर जैसे ही घड़ी का कांटा इशारा करता है, वो शुरू हो जाते हैं। सादगी में शान है, संस्कार हमारी पहचान है। 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 प्यार से सजा हर रिश्ता है, हर कोई दूसरे को सिंचता है। प्यार से सजा हर रिश्ता है, हर कोई एक दूसरे को सिंचता है। प्यार से सजा हर रिश्ता है, हर कोई दूसरे को सिंचता है। प्यार से सजा हर रिश्ता है, हर कोई दूसरे को सिंचता है। अनुशासन भी है, अपनापन भी है, सभी मिलकर गाते वर्मा परिवार का गान है। अनुशासन भी है, अपनापन भी है, सभी मिलकर गाते वर्मा परिवार का गान है। हॉल से आ रही एंथम की आवाज से कमरे में सो रही दोनों बहुओं की नींद टूटती है। शिट भाभी, अब क्या होगा? अरे पता नहीं, मैं तो कह दूंगी तेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं तेरा ध्यान रख रही थी। क्या? नहीं भाभी, मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा। आप तो जानती है मैं कुछ भी छिपा नहीं पाती। मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर ना पापा जी को अंदाजा लग जाएगा। स्वाति फटक से बिस्तर से उठती है और अपनी साड़ी ठीक करते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है और कमरे को बाहर से कर देती है लॉक, ताकि उसकी देवरानी बाहर ना आ सके। एंथम ओवर हो चुका था, सभी की नजर स्वाति पर थी। आज तो काफी देर हो गई भाभी। आपको तो पता है पापा को पूरा परिवार एंथम के वक्त यहाँ साथ में चाहिए होता है, क्योंकि उसके बाद सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। आपकी पत्नी की सेवा में ही लगी हुई थी देवर जी। वो रात को प्रीति को बुखार चढ़ गया था, उठ ही नहीं पा रही थी। पूरे वक्त मेरे हाथ को पकड़े हुए वर्मा फैमिली एंथम गा रही थी। आप तो वहीं थी ना दीदी, बताइए ना। हाँ पापा, भाभी सच कह रही है। निर्मला जी, रात की ठंडी रोटी बची होगी? हाँ जी, पर ठंडी क्यों खानी है, मैं बना देती हूँ ना। कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने काम के लिए किसी को परेशान नहीं करता। रात को दही जमने के लिए रख दिया था मैंने, दही जम गई है, उसी के साथ रात की ठंडी रोटियां खा लूंगा। किचन में जाकर ठंडी रोटियों के साथ दही लेकर उसमें चीनी मिलाकर वर्मा जी नाश्ता करने बैठ जाते हैं और 2 रोटी खाकर अपने काम के लिए निकल जाते हैं। पापा जी चले गए, प्रीति कमरे से बाहर आ जा। दरवाजे को तो आपने बाहर से लॉक कर रखा है भाभी, कहाँ से बाहर आ जाऊं? दरवाजा तो खोलो। स्वाति भागते हुए आती है और कमरे का दरवाजा खोलती है। अभी तो पापा ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें दुकान के लिए देरी हो रही थी, पर दोपहर को जब वो खाने के लिए लौटेंगे ना, अच्छे से क्लास लेंगे सबकी। मैं तो नयन तारा के घर चली जाऊंगी बाबा। अरे पर ये सब क्या कर रही हो तुम दोनों, हैं? तुम सब पिछली रात एक साथ सोई थी? जी मम्मी जी, वो जीत जी घर पर नहीं थे तो भाभी अपने कमरे में अकेली हो गई थी, इसलिए मैं भाभी को कंपनी देने उनके कमरे में चली गई। दीदी भी अपने कमरे में अकेली थी तो हमने उन्हें भी फोन करके बुला लिया। इन शॉर्ट, रात को ननद भाभी ने फुल टू मजा किया है मम्मी। सुबह 4 बजे तो मैं सोई हूँ। आप कब सोई बड़ी भाभी? तेरे फ्लैट होते ही प्रीति भी बोल्ड हो गई थी। उसके बाद अकेले मैं क्या करती, मैं आ गई किचन में और मस्त 15 वाली 2 मैगी बना ली। फिर मस्त मैगी खाकर मैं भी सो गई, इसलिए अलार्म की आवाज सुनाई नहीं थी। अच्छा, अब जो भी किया उसे यहीं खत्म कर दो। नींद तो पूरी हुई नहीं होगी तुम में से किसी की। ऐसा अब नींद पूरी करने का वक्त भी नहीं है। पम्मी
तुझे जीएसटी क्लास जाना है, जल्दी जाकर बैग तैयार करके तुम दोनों फटाफट नहाकर नाश्ता करने आ जाओ। पर नाश्ता बना का है मम्मी? अरे जब तक सभी का नहाना धोना होगा तब तक नाश्ता तैयार कर लूंगी मैं। निर्मला की बहुएं उसके गले लग जाती है। निर्मला फटाफट किचन में जाती है। अदरक, प्याज, लहसुन डालकर, टमाटर का छौंका लगाकर, मटर फ्राई करके स्वादिष्ट पोहा सभी के लिए बनाती है। पम्मी अपना टिफिन पैक कर क्लासेस के लिए निकल जाती है। स्वाति, प्रीति ब्रेकफास्ट के बाद अपने अपने कमरों में जाकर सो जाती है। दोपहर के वक्त हर रोज की तरह वर्मा जी घर लौटते हैं। खाना ठीक बना है ना पापा? धनिया की चटनी मैंने बनाई है। आपको धनिया की चटनी पसंद है ना? सिलबट्टे का इस्तेमाल करने में तुम्हारी तो कलाई में मोच आ जाया करती थी छोटी बहू। आज तकलीफ नहीं हुई क्या? या सुबह की गलती के बदले ये मक्खन लगाया जा रहा है? याद रखना, गलती का हर्जाना तुम दोनों को भुगतना ही पड़ेगा। आप सुबह सुबह ये एंथम क्यों करवाते हैं? ताकि पूरा परिवार साथ आ सके। अभी भी तो सब साथ ही है ना? जुबान को शांति नहीं देती आप निर्मला जी। वैसे पम्मी महारानी कहाँ है? आज उनके ट्यूशन में टेस्ट है ना पापा, मतलब कल उनके ट्यूशन में टेस्ट है, तो आज वहीं रुककर तैयारी कर रही हैं। 5 बजे तक आ जाएगी। तो फिर मैं 5 बजे ही जाऊंगा तो कहाँ? अरे जी आप भूल गए क्या? कल तो फिर बृहस्पतिवार हो जाएगा ना, और बृहस्पतिवार को आप दुकान बंद रखते हैं। आज भी 2 घंटे लेट जाएंगे, कल दुकान बंद रहेगी, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। दुकान तो लक्ष्मी है, घर की बातें तो बाद में भी हो जाएगी। और जहां तक बात रही कलाई में मोच की, तो मेरी बहुएं तो आप पर इतनी जान छड़कती है कि बिना हाथ के चटनी भी पीस दे। क्यों बहू? मम्मी जी नहीं रहती तो हमारा क्या होता भाभी? सास हो तो निर्मला जैसी, माँ हो तो निर्मला जैसी। निर्मला वर्मा के परिवार में यही नारा था। निर्मला की तारीफ करने में कोई पीछे नहीं रहता था, क्योंकि वो थी ही अच्छी। शाम को निर्मला टहलने के लिए सोसाइटी कंपाउंड में जाती है। क्या बात हो गई, ये इतना शोर शराबा क्यों मच रहा है? शोर शराबा शुरू कहाँ है निर्मला? अभी तो यहाँ 4 में से कोई 3 ही बचेगा, क्योंकि चौथा जो होगा वो सभी की पिटाई के इल्जाम में जेल में होगा। ये कैसी बात कर रही है रेनो? क्या हो गया? हमारे बीच क्या फाइनल हुआ था कि ये हमारे बीच की बातें कहीं बाहर नहीं जाएगी। पर सुनीता के पति को एक एक बात पता थी। मैंने जो भी अपने ससुराल वालों के बारे में चुगली की थी, वो सारी चुगली सुनीता के पति ने जाकर बता दी। मेरी सास ने घर से निकलना बंद करवा दिया। उन्हें भी पता चल गया कि मैं कैसे दिन रात उनके परलोक सुधारने की दुआ मांगती हूँ। ये तो गलत है सरिता, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतने पेट की खुली तो तू कभी नहीं थी। लो सुन लिया। और क्या होता है? हाँ, मैं अभी भी पेट की खुली नहीं हूँ। वही तो मैं तब से समझा रही हूँ। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, और इन्हें मैं क्यों कुछ बताऊंगी? इनसे तो मेरी खुद नहीं बनती। मेरी बात मान रही हूँ, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मुझे तो लग रहा है सोसाइटी के बाहर जो कैमरा लगा है ना, वो आवाज भी रिकॉर्ड करता है। सोसाइटी के कैमरा रूम में जाकर पता करना होगा। ऐसे तो घर की सारी सीक्रेट बातें बाहर चली जाएगी और घरों में कलेश मच जाएगा। चारों सहेलियां मिलकर कैमरा रूम में जाती है, जहां उन्हें पता चलता है कि सोसाइटी का कैमरा तो पिछले 2 महीने से खराब है, यानी कि बातें किसी और रास्ते ही बाहर निकल रही है। काफी देर हो गई, बच्चे वापस आते ही होंगे काम से, अब मैं घर चलती हूँ। रात को सत्यम दिल्ली से वापस लौटता है, वो भी सभी के लिए गिफ्ट लेकर। अरे वाह भैया, सही वक्त पर आए। आज लगता है किसी की क्लास नहीं लगेगी, बच गई मैं तो। वर्मा जी सुबह की बात को भूल जाते हैं और रात को सभी साथ में एंथम करने एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। कॉपी पेस्ट। एंथम के कंप्लीट होते ही सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। अगले दिन 7:30 बजे फिर से क्लास लगती है, पर आज वर्मा जी का मूड जरा ज्यादा ही गर्म दिख रहा था। दिल्ली, तुम्हें मैंने दुकान के काम से भेजा था या दुनिया भर के पैसे उड़ाने के लिए? अरे पैसे कैसे पापा? पैसे तो अब चलते भी नहीं है। फिर भी एज्यूम कर लो कि मैंने पैसे उड़ाए थे, तो वो भी टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। पैसे उड़ा था कैसे? वो नोट के रूप में तो आते नहीं थे, सिक्के होते थे ना। हाँ बेटा, पर क्या बात हो गई? आप इस तरह चिढ़ क्यों रहा है? एक नई लाइन तैयार कर लो और उसमें सबसे आगे होगा सत्यम। अगला नंबर है पम्मी का। कल तो तुम्हारे जीएसटी की क्लास सिर्फ 2 घंटे की थी, फिर उसके बाद पानी पूरी का मजा लेने तुम यहाँ से वहां पटक रही थी। घर ना आना पड़े तो कभी किसी सहेली के घर तो कभी किसी सहेली के घर। अच्छा नाच लेती हो तो। जाओ, जाकर अपने भाई के पीछे खड़ी हो जाओ।
ये सब पापा को कैसे पता चल जाता है, समझ में नहीं आता। कहीं मेरी बॉडी में ही पापा ने कोई कैमरा तो नहीं लगा रखा। प्रीति और स्वाति, हमारे घर में वक्त पर सोने का नियम तोड़ा है तुम दोनों ने। अब अगले 6 महीने के लिए तुम दोनों का मायके जाना बंद। ऐसे कैसे पापा जी, ऐसे मत कीजिए प्लीज। पिछली बार भी मुझे आपने ये सजा दे दी थी, पूरे 1 साल हो जाएगा मुझे बिना मायके गए। इतने कठोर मत बनिए पापा जी, इतने कठोर मत बनिए। सादगी में शान है, संस्कार हमारी पहचान है। एंथम पूरा होने के बाद आज खाना खुद ना लेकर वर्मा जी डाइनिंग पर आकर बैठ जाते हैं। वाह वाह, ये अच्छा है। ससुर कमरे में खाना खा लेता है तो डाइनिंग टेबल को कचरा बना दो। क्या बात होगी पापा जी? तुम मुझसे बात ही मत करो। प्रेम कहाँ है? प्रेम को भेजो। मम्मी जी इधर आइए ना, देखिए ना पापा किस तरह बात कर रहे हैं। स्वाति के रोने की आवाज सुनकर सभी डाइनिंग टेबल के पास इकट्ठा हो जाते हैं। अरे क्या हो गया, मेरी बच्ची को क्यों रुला रहे हैं आप? बिना नहाए सामने आकर खड़ी हो गई। मैं तो नहा धोकर बैठा हूँ, इसलिए मैंने कह दिया मुझे तुमसे बात नहीं करनी। बस इसी बात पर रोने लगी। मैं समझा नहीं पापा। आजकल रोज नाश्ता मैं खुद परोस रहा हूँ। इस कारण नहीं कि मेरा मन करता है, बल्कि इस कारण कि घर की औरतें नहा धोकर तैयार नहीं रहती, फिर बिना नहाए रसोई में जाएंगी, मेरे लिए नाश्ता बनाकर ले आएंगी। और ऐसी गंदगी ना हो मेरे घर में, इसलिए मैं खुद रसोई में जाकर ठंडी रोटी और दही लाकर खा रहा हूँ। पिछले 1 हफ्ते से ये ड्रामा चल रहा है जब से दिल्ली गया है। अच्छा, तो इसलिए आप रोज दही जमा रहे हैं। वैसे पापा, आपको कैसे पता कि भाभी नहा कर नहीं आई है? सुबह सुबह आंख खुलते ही ये तीनों महारानियां आकर यहाँ लाइन में खड़ी हो जाती है। इन्हें क्या लगता है बाल को गीला करने से पापा को पता नहीं चलेगा? सब पता है मुझे। सर्दी खत्म हो गई पर इनका नहाना शुरू नहीं हुआ। निर्मला जी, बाथरूम से गीजर का कनेक्शन काट दिया है मैंने। पहले पम्मी, स्वाति और प्रीति एक एक करके नहाएंगे और उसके बाद ही रसोई में जाएंगी। तीनों ननद भाभी एक दूसरे को देखती रह जाती है। गर्म पानी से तो नहाने का मन नहीं करता मेरा, और अब ठंडे पानी से नहाओ। प्रीति भाभी, ये ना भाई का ही किया धरा है, वो नहा लेता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमारे जीवन की शांति छीनेंगे। जाकर उसे कह दे, अगर हमारी पर्सनल बात बाहर गई ना तो बदला तुझसे लेंगे, और फिर इस तिगड़ी से तू हमेशा के लिए बाहर हो जाएगी। पिक्चर जाना हो या रात को पार्टी करना, तुझे अपने ग्रुप से निकाल देंगे बस। भाभी प्लीज ऐसे मत बोलिए, मैं भी जाकर इनकी खटिया खड़ी करके आती हूँ। प्रीति तुरंत अपने कमरे में जाती है और प्रेम को धर दबोचती है। अरे मेरी जान, मुझे कैसे पता होगा कि भाभी झूठ बोल रही है? मुझे तो बस ये पता कि तुम नहीं नहाते। भाभी के बारे में तो तुमने मुझे कभी बताया कहाँ? पापा जी ने तो भाभी पर आरोप लगाया था ना। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा आपने पापा के कान भरे हैं मेरे खिलाफ। अब तुम नहा लोगी तो तुम्हारे पसीने की बदबू मुझे बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। अब तो गर्मी में ज्यादा हो गई है ना, चलो जल्दी से नहा लो, वरना पता नहीं पापा का गुस्सा क्या रूप ले ले। स्वाति नहा धोकर किचन में जाती है और अपने ससुर जी के लिए आलू की सब्जी और पराठे बनाकर ले आती है। पिछली रात को ही सारी तैयारी करके रखी थी बहू, फिर भी इतनी देर ही लग गई। बताओ क्या? स्वाति का गला सूख जाता है। वो अपने चारों ओर देखने लगती है, कहीं उसके आसपास कैमरा तो नहीं लगा हुआ है। कहीं कैमरा नहीं लगा। कैमरा ये मेरी 2 आंखें ही है। महीने के पैसे ज्यादा दे देता हूँ क्या मैं? क्योंकि उसी सब्जी को घुमा फिरा कर तुम लोग अच्छा खासा पैसे बचा लेती हो। अब से तुम्हें जो रसोई में इस्तेमाल करने के लिए 20,000 मिलते थे, 20 की जगह 15 ही मिलेंगे। आज सुबह सुबह सभी के पसीने छुड़ाकर वर्मा जी अपनी दुकान के लिए निकल जाते हैं। मोहल्ले से वो गुजर रहे होते हैं कि रेणु के हैंडसेट पर उनकी नजर पड़ती है। फोन तो काफी अच्छा चल रहा है बहन जी। मेरी दुकान पर तो आप जब भी आती है दिल खोल कर बार्गेनिंग करवाती है, और मैं डिस्काउंट दे भी देता हूँ। फिर भी मेरे पीठ पीछे मेरे दुकान के माल की बातें बनाना मुझे समझ में नहीं आता। 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 3 बार आपके फोन को ठीक करवाया मैंने, वारंटी पीरियड जाने के बाद भी, और उसके बाद भी। क्या भैया, आपको किसने कहा ये? मतलब ये बात तो मैंने कही ही नहीं। अगर प्रूफ आप ले आए तो आपकी जूती मेरा सर। अपनी बहनों पर तो मैं एक उंगली ना उठाऊं, जूती तो दूर की बात है। ये कहकर वर्मा जी मोहल्ले के बाहर निकल जाते हैं। जहां जहां से वर्मा जी गुजर रहे थे वहां वहां आग सुलग रही थी। पता नहीं कैसे उन्हें दुनिया भर की सारी खबरें रहती थी, और आज दुकान में। सुना है तुम दोनों भाइयों को एक दुकान में काम करने में बड़ी तकलीफ हो रही है। अरे नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं तो पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो भी हो, ऐसी बातें ग्राहकों और दुकान के स्टाफ के सामने नहीं होनी चाहिए।
वरना तुम दोनों को ही दुकान से निकालता दिखूंगा मैं। आज रात को खाने के बाद पूरा परिवार साथ बैठता है। मम्मी पापा के साथ कमरे में है, अगर उन्हें उठाने गया तो पापा को शक हो जाएगा। मम्मी को सारी डिटेल्स मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। चलो अब बताओ करना क्या है। पापा को सारी बातें कौन बता रहा है? दुकान का स्टाफ नहीं है क्या? छोटू, वो नया लड़का, मुझे तो पहले से उस पर शक था। नया लड़का हमारे घर तो नहीं आता ना भैया, उसे कैसे पता कि किचन में भाभी क्या कर रही है, बासी सब्जियों को कैसे ताजा बताकर सभी को परोस रही है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, भाभी और तुम ये कैसे काम कर रहे हो? इसी कारण पिछले कुछ दिनों से मेरे बाल सफेद होने शुरू हो गए। जब खाना ही बचा कुचा कुछ भी खिलाया जाएगा तो यही होगा ना। अगर आप दोनों का काम नहीं करना है तो मैं नौकर लगवा देता हूँ। अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता मैं। मुझसे कलेश बाद में कर लीजिएगा, आप पहले ये बताइए जो हो रहा है वो हो क्यों रहा है? मैंने तो सुना है मोहल्ले में भी कलेश मच रहा है, औरतों के बीच में। उनके बीच की बातें उनके घर तक पहुंच रही है। जरा वक्त से पहले उठकर मोहल्ले में नजर रखनी पड़ेगी, कहीं कोई जासूस तो नहीं छोड़ रखा किसी ने हमारे पीछे। पता चला खबर पापा तक बात पहुंचाते पहुंचाते घर पर ही रेड पड़ गई। अगली सुबह सत्यम ठीक 4 बजे उठकर अपने कमरे का दरवाजा हल्का सा खोलता है और देखता है उसकी मम्मी और उसके पापा साथ में चाय पी रहे हैं सुबह के 4 बजे। ये क्या, इतनी सुबह सुबह मम्मी चाय पीने उठ गई? रात को सभी की मंडली बैठी थी, सब सोच रहे थे कि आपको सारी बात बता कौन रहा है। आज से सत्यम नजर रखने वाला है। सही बात है, आपको बताता कौन है ये सारी बातें? अरे जिसकी धर्म पत्नी आप जैसी हो उसे मेहनत करने की क्या जरूरत है निर्मला जी। वैसे आप क्या बता रही थी, बहू के पास 2000 रुपये कहाँ से आए? अरे हाँ, वो स्वाति कुछ कुछ दिनों में सत्यम के पर्स से 1000-2000 रुपए निकाल लेती है। मैंने कहा बेटा इतना अमाउंट निकालेगी तो पकड़ी जाएगी, पर पता नहीं उसे अलग ही मजा आता है ये करने में। और ऐसे कर करके पूरे 50,000 जमा कर लिए उसने। सत्यम तो सर पकड़ लेता है। बेचारे पापा की खड़ूसी तो यूं ही बदनाम है, असली घुसपैठ तो मम्मी निकली। प्रेम और सिम्मी के कमरे से आ रही आवाजों को सुनकर रानी भागी भागी अपनी माँ को बुलाकर लाती है। माँ जल्दी चलो जल्दी। अरे क्या हुआ, तू भी ना रानी एकदम ही पागल जैसी हरकत करती है। मैं नहीं जाऊंगी, जरा देर आराम करने दे, फिर अभी उर्मिला आती ही होगी। अरे मम्मी वो भैया भाभी के रूम से आवाज आ रही थी, मैं जब रूम के बाहर से निकली भाभी कह रही थी कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। क्या सच में? हे भगवान, इस लड़के ने पता नहीं क्या कांड कर दिया है कि हमारी बहू शादी के 1 महीने बाद ही मायके जाने की बात कर रही है। अब चमेली और रानी दोनों ही दरवाजे से कान लगाकर बातें सुनने लगती है। तभी अचानक से गेट खुलता है और प्रेम गुस्से से निकलकर बाहर चला जाता है, जिसे देख रानी और चमेली दोनों छिप जाते हैं। भैया तो बड़े ही गुस्से में था मम्मी, पता नहीं क्या हो गया। चलो अब जो भी हुआ उन दोनों के बीच में हुआ, हमें अब उन दोनों के बीच में इंटरफेयर नहीं करना है। रुको, मैं अभी बहू को बाहर आवाज लगाती हूँ, उससे बहू के मूड का आइडिया लगेगा। थोड़ी देर में चमेली जी अपनी बहू सिम्मी को आवाज लगाती है। अरे सिम्मी बेटा, जरा 1 कप बढ़िया सी चाय तो बनाकर पिला दे। तभी सिम्मी भागती हुई रसोई में जाती है और चमेली रानी और खुद के लिए भी बढ़िया सी चाय बनाकर लाती है और सबके साथ बैठकर पीने लगती है। बहू तूने चाय तो बड़ी ही अच्छी बनाई है, मजा ही आ गया पीकर तो, मेरा दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया। ये सुनकर सिम्मी बड़ी ही खुश हो जाती है। अच्छा ऐसा है क्या मम्मी जी, अब तो मैं हर रोज आपके लिए चाय बनाया करूंगी। अरे ये बिस्कुट भी बड़े ही अच्छे हैं। लेकिन वो तो मैंने नहीं बनाए दीदी। अरे भाभी आप भी ना बिल्कुल भोली हो, लाते तो सभी बाजार से हैं, लेकिन आप हमारे लिए इतने प्यार से किचन से यहाँ तक लाई, उसी में उसमें स्वाद आ गया। अब तो सिम्मी खुशी के मारे फूल कर कुप्पा हो गई। दरअसल आज की कहानी है बुलंदशहर में रहने वाले मिश्रा जी के परिवार की। कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार, बस उसी की तर्ज पर चमेली जी और नरेश जी ने 2 ही बच्चे किए। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। बच्चे बड़े हुए तो परिवार बढ़ा और अब परिवार में एक बहू भी आ गई। नाम है सिम्मी, अपने नाम की तरह ही बड़ी प्यारी, लेकिन कहते हैं कि कब कहाँ से परेशानी किस रूप में आकर टपक जाए पता नहीं। चलो अब आगे देखते हैं। फिर एक दिन, लो जी आज तो मैंने ये बनाया है सीजन के पहले भरवा करेले, तड़का दाल, मल्टीग्रेन रोटी। कहाँ हो जी? प्रेम जी, प्रेम जी। तभी प्रेम रेडी होकर अपने रूम से बाहर निकलता है। कहाँ हो आप? लो जी जनाब यहाँ खड़े हैं,
और मैं वहां तब से आवाजें मार मार कर चिल्ला रही हूँ। अरे यार, सो सॉरी सिमी। मैं तो कल जल्दी जल्दी में तुम्हें बताना ही भूल गया कि मुझे आज लंच बॉक्स लेकर नहीं जाना था। आज मेरी क्लाइंट के साथ आउट ऑफ द ऑफिस मीटिंग फिक्स है, तो हम वहीं बैठेंगे और वहीं साथ में लंच करेंगे। ये सुनकर सिम्मी का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और सिम्मी के मुंह से निकलता है, मैं अभी जाती हूँ मायके, मुझे यहाँ नहीं रहना है। क्या सिम्मी, फिर तुम वही बात लेके बैठ गई? अरे बाबा, हो गई मुझसे गलती, मैं मान तो रहा हूँ कि मैं तुम्हें कल बताना भूल गया। अब बताओ क्या करूं? मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, मैं बस अभी मायके जाती हूँ। पति पत्नी के बीच हो रही इस लड़ाई की लपटें अंदर कमरे में बैठे नरेश जी के कानों तक भी बदस्तूर जा रही थी, लेकिन उनको लड़ाई का कारण समझ नहीं आ रहा था। तभी वो जल्दी से फोन उठाकर अपनी धर्मपत्नी को फोन घुमाते हैं। तुम वहां औरतों के साथ पार्क में बैठी इसकी बहू उसकी बहू की चुगली में तल्लीन रहो, यहाँ तुम्हारी खुद की बहू घर से भागी जा रही है। ये सुनकर चमेली जी सत्ते में आ जाती है। क्या भागी जा रही है? लेकिन क्यों भला? ऐसा क्या हो गया? अब आपको पूरा परम ज्ञान फोन पर ही लेना है, तब एक चाहे बहू छोड़कर चली जाए। अरे नहीं नहीं प्रेम के पापा, मैं ऐसा अनर्थ नहीं होने दूंगी, मैं बस अभी आई। तभी चमेली जी वंदे भारत की स्पीड से भागती भी घर आती है और सबसे पहले जाकर देखती है सिम्मी आराम कर रही थी। फिर चमेली जी मन ही मन सोचती है, अरे ये सिम्मी बहू तो एकदम नॉर्मल काम कर रही है, अब मैं इससे पूछूंगी तो बात बिगड़ सकती है, इसलिए बुझती आग को फिर से क्या सुलगाना। अब जब शांति हो ही गई है तो शांति ही रहने दो। अभी चमेली जी खड़े खड़े अपनी सोच में इतना डूब गई और ऐसे अपनी मुंडी जोर जोर से हिला रही थी जैसे खुद ही सवाल और खुद ही जवाब कर रही हो। तभी सिमी पास आती है। क्या हुआ मम्मी जी, आप किस सोच में डूबी हो? तभी चमेली जी जैसे गहरी सोच से बाहर आती है। आए न न नहीं नहीं कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही रसोई में तेरे ही पास आ रही थी, तभी कुछ और काम याद आ गया तो वही सोचने लगी। अच्छा मम्मी जी, लेकिन ऐसा क्या काम था जो मुझे भी बता दो, मैं भी तो जानूं। अरे नहीं नहीं बहू, कुछ भी नहीं, मैं भूल ही गई कि मैं क्या सोच रही थी। अच्छा चलो कोई बात नहीं मम्मी जी, इस एज में होता है। अब आप आराम से बैठिए, मैं पापा जी को भी बुला लेती हूँ। सब साथ में बैठकर नाश्ता करो, फिर मुझे घर का बाकी काम भी निपटाना है। हाँ हाँ बेटा, जैसा तू चाहे, तेरी राजी में ही सबकी रजा है। आपको सुबह सुबह क्या हुआ है मम्मी जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? चमेली जी मन ही मन सोचने लगती है। अरे बहू, तूने ही पूरे शरीर का टेम्परेचर बिगाड़ दिया है। मैं भागते हुए वहां से आई और यहाँ आके तो लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लो जी मम्मी जी, तो फिर न जाने कौन सी सोच में डूब गई। अरे अरे नहीं नहीं बहू, कुछ नहीं, मैं तो। अरे छोड़ो मम्मी जी, ये सब बातें तो होती रहेंगी। आप बस दीदी को जगा कर ले आओ, वो अभी तक सो रही हैं। सब एक साथ ही नाश्ता कर ले तो ठीक रहता है। ठीक है बेटा, जैसा तुझे सही लगे, मैं अभी रानी को जगा कर लाती हूँ। चमेली जी गुस्से में लाल पीली होकर रानी को जगाने उसके कमरे में जाती है। अरे पहले बड़े बूढ़े कहते थे कि बच्चे का नाम ऐसे रखो जिससे उसका अच्छा प्रभाव उस पर पड़े, इसलिए तेरी दादी ने तेरा नाम रानी रख दिया। लेकिन रानी छोड़, तेरे अंदर तो पूरा प्रभाव कुंभकर्ण का आ गया है। रानी नींद में ही बड़बड़ाती है। अभी उठती हूँ मम्मी, आप भी ना बड़ा ही तंग करती हो मुझे। अरे रानी, अब उठ जाओ, नहीं तो। नहीं तो क्या मम्मी? अरे पता नहीं क्या हुआ आज फिर से तेरे भैया भाभी के बीच। अभी तेरे पापा ने जल्दी से फोन करके मुझे बुलाया, फिर मैं पार्क से भागती हुई आई और तू यहाँ आराम से घोड़े बेचकर सो रही है। अगर जाग रही होती तो कम से कम बात का तो पता चलता कि आखिर ऐसी क्या बात है जो इन दोनों के बीच में लड़ाई इस हद तक बढ़ जाती है और बहू को मायके जाने की नौबत आ जाती है। क्या आज भाभी ने फिर से मायके जाने की बात कही? तो आपने भाभी से पूछा नहीं कि आखिर ऐसा क्यों कहती है वो बार बार? अरे मैं उड़ता तीर क्यों लूं? जब मैं पार्क से आई तो उसने बड़े नॉर्मल से बात की मुझसे, मैं क्यों पूछूं उसको? अब आज मैं प्रेम से ही पूछूंगी कि आखिर तुम दोनों के बीच में ये सब क्या चल रहा है। शाम को प्रेम ऑफिस से घर आता है और फिर चमेली जी उसे अपने कमरे में बुलाती है। प्रेम, प्रेम, जरा इधर तो आ। कहाँ हो आप? अरे मैं इधर बैठी हूँ अपने कमरे में, तुझे मेरे पास बैठने के लिए टाइम ही नहीं है कि कभी माँ के पास भी बैठ जाया कर। प्रेम अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाता है और उनसे बात करने लगता है। पहली चमेली जी अभी इधर उधर की बातों में उलझाए रहती है जब तक वो अपने टॉपिक को स्टार्ट करती है। अच्छा प्रेम, मुझे ये बता जरा कि वो बहू। इतना कहते ही कमरे में सिम्मी की एंट्री होती है।
जिसे देख चमेली जी एकदम शांत हो जाती है और सिम्मी को अपनी सास को ऐसे अचानक से चुप होते देख बड़ा ही अजीब लगता है। फिर क्या था? नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। इस बार सिम्मी शांत रह जाती है और कुछ भी नहीं कहती है। अब अगले ही दिन सिम्मी शाम को अपनी सास के लिए फिर से चाय बनाती है। लो मम्मी जी, आपकी ये गर्मा गर्म चाय और साथ में पकौड़े भी। अब इधर चमेली जी अभी तक अपनी उसी दुनिया में उलझी हुई थी कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जिसके चलते बहू बार बार अपने मायके जाने की बात कर रही है। मम्मी जी, चाय पी ली? हाँ पी ली। मम्मी जी, पकौड़े भी खा लिए? हाँ बहू, खा लिए। अब इस बार अपनी तारीफ न सुनकर सिम्मी एकदम गुस्से में आ जाती है और रसोई में जोर जोर से बर्तन पटकने लगती है। तभी बाहर से रानी भी घर में आती है। अरे क्या हुआ भाभी, आज आप अपना सारा गुस्सा बर्तनों पर क्यों उतार रही हो? लगता है कोई बात हो गई है। लेकिन सिम्मी गुस्से में कोई जवाब नहीं देती है। क्या हुआ मम्मी, भाभी कुछ बोल ही नहीं रही है और आप भी यहाँ चुपचाप बैठी हैं। तभी सिम्मी गुस्से में रसोई से बाहर आती है। तो सुन लो मम्मी जी, मैं अभी के अभी अपने मायके जा रही हूँ। ये सुनकर तो चमेली जी को जैसे काटो तो खून नहीं। क्या हुआ बहू, अभी तो तूने मुझे बढ़िया सी चाय पिलाई और अभी ही तू कहने लगी कि मैं जा रही हूँ। आखिर 15 मिनट में ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा बहू? पहाड़ टूट पड़ा? अरे आपको एक बार भी नहीं लगा कि बहू की तारीफ कर दूं? कितनी अच्छी चाय बनाई है, कितने टेस्टी पकौड़े बनाए हैं, लेकिन आपसे तो तारीफ के 2 शब्द नहीं फूटे। मैं अभी जाती हूँ मायके। ये सुनकर अशोक जी अपने कमरे से निकलकर बाहर आते हैं और माहौल को शांत करवाते हैं, लेकिन चमेली जी अभी भी सदमे में ही थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या। रात को जब वो अपने पति नरेश जी के साथ कमरे में थी, तो दोनों लोग शाम को हुए हादसे के बारे में बात करते हैं। क्या हुआ चमेली, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बड़ी ही शांत शांत लग रही हो। अरे मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि ये सब क्या हुआ। मैंने तो बहू को कुछ कहा भी नहीं, लेकिन उसको पता नहीं किस बात का बुरा लग गया। अगर मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें एक सलाह दूं। हाँ प्रेम के पापा, आपकी सलाह पर ही तो मैंने पूरी जिंदगी बिताई है। बताओ आप क्या कहना चाहते हो? अरे मैं तो कहता हूँ कि ये तिजोरी की चाबी और ये बाकी की सब जिम्मेदारी तुम बहू के कंधों पर ही छोड़ दो। शायद उसे इसी बात का बुरा लगा हो और इसलिए वो हर बात में ये कहती हो कि अभी जाती हूँ मायके। हाँ, आप सही कह रहे हैं। इस बारे में मैंने विचार ही नहीं किया और अगर ऐसी ही बात है तो मैं कल ही बहू को तिजोरी की चाबी सौंपकर मुक्त हो जाती हूँ। आज नहीं तो कल है तो सब कुछ उसी का ही ना। वैसे आप कहो तो मैं इस बारे में उसकी माँ से भी एक बार बात करके देखूं? नहीं नहीं, ऐसी गलती नहीं करना, इससे बात और बिगड़ सकती है। इसलिए मैं जैसा जैसा कहता हूँ तुम ठीक वैसा वैसा ही करो। अगले ही दिन चमेली जी सुबह सुबह बहू सिम्मी को आवाज लगाती है। उन्हें लगता है कि बहू शायद कुछ उखड़े मूड में उनके पास आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिम्मी बड़े ही मुस्कुराते हुए चमेली जी के पास आती है। हाँ जी मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? पहले तो तुम मेरे लिए एक बढ़िया सी चाय बना कर लाओ सिम्मी बहू। भाभी, चाय तो मैं भी पीऊंगी। भाई आज संडे है तो घर की चाय तो मैं भी पीऊंगा। अब जब सब पी रहे हैं तो 1 कप चाय का प्याला मैं भी ले ही लूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं सबके लिए चाय बना ही लेती हूँ। और फिर सिम्मी सबके लिए चाय के साथ बढ़िया नमकीन बिस्कुट लेकर हाजिर होती है। बहू, तूने क्या ही शानदार चाय बनाई है, दिल खुश कर दिया। वाकई में 1 नंबर चाय है। प्रेम जी और रानी दीदी, आपको अच्छी नहीं लगी क्या चाय? ये सुनकर रानी डर जाती है। नहीं नहीं भाभी, मुझे तो बड़ी ही पसंद आई। अभी सब हंसकर बात कर ही रहे थे कि तभी चमेली जी सबको बीच में टोकती है। बहू, मैंने तुम्हें एक बहुत जरूरी काम के लिए यहाँ बुलाया है और बाकी के सब भी यही हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? हाँ जी मम्मी जी, कहो कहो क्या कहना चाहती हो आप? ऐसी भी क्या जरूरी बात है जो आपको इतना सोचकर बोलना पड़ रहा है? चमेली जी सिम्मी के हाथ में तिजोरी की चाबियां रखते हुए कहती है। बहू, मैं ये कह रही हूँ कि अब तू ही इस घर की लक्ष्मी है। अब तू ये चाबियां अपने पास रख और इन्हें संभाल। आज से तू ही इस घर की कर्ता धर्ता है। सबको उम्मीद थी कि ये सुनकर सिम्मी खुशी से झूम उठेगी, लेकिन हुआ इसका एकदम उलट। सिम्मी तो फिर से अपने पुराने अवतार में आ गई। क्या ये चाबियां? अरे ये चाबियां मैं अपने पास कैसे रख सकती हूँ मम्मी जी? मैं ही नहीं रखूंगी। नहीं बेटा, ये तो तुझे रखना ही होगा। तू बिल्कुल भी संकोच न कर, ये तेरी ही अमानत है। नहीं नहीं मम्मी जी, ये चाबियां या तो आप अभी के अभी अपने पास रखो या फिर मैं अभी जाती हूँ मायके।
ये सुनकर तो सबके चेहरे का रंग उड़ गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि सिम्मी फिर से ये सब कुछ बोलेगी सिवाय प्रेम को छोड़कर। लेकिन अब की बार प्रेम पूरी तरह तैयार था। उसने भी नहले पर दहला फेंका और कहा, सोचो सोचो क्या कहा होगा। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें जाना ही है मायके तो तुम बिल्कुल जाओ मायके। तो क्या मायका इतना पास है जो मैं अभी बैग उठाकर अभी के अभी चली जाऊं? हाँ हाँ, तुम घबराओ नहीं, मैंने तुम्हारे टिकट करा के रख दिए हैं और पूरे 2 दिन बाद के टिकट हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कहीं ना कहीं इन 2 दिनों में तुम फिर से मायके जाने की बात करोगी ही करोगी। हाँ ठीक है, मैं बस 2 दिन बाद जाती हूँ मायके। सिम्मी इतना कहकर वहां से चली जाती है। बेटा, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बेफिजूल की बातों को क्यों बढ़ाना। हाँ प्रेम, तेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस बात को यहीं खत्म करो। अभी वो मायके जाएगी, हमारे खानदान की नाक कट जाएगी। हाँ मम्मी, मुझे पता है हमारे खानदान की नाक कट जाएगी, इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। 4 लोग क्या सोचेंगे, तेरी बहन का रिश्ता कैसे होगा, यही सब ना। ये सब आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब हैंडल कर लूंगा। तभी 2 दिन बाद ही सिम्मी प्रेम से कहती है, मुझे स्टेशन तक छोड़ तो आओ। मतलब मायके जाने की धमकी आप दो मैडम, और स्टेशन तक छोड़ने भी मैं ही जाऊं? वैसे ये बात कुछ जमी नहीं। वैसे तुम पहली बार बुलंदशहर से कोलकाता इतनी दूर जा रही हो, इसलिए तुम नहीं हम दोनों जा रहे हैं। ये सुनकर सिम्मी चौंक जाती है, लेकिन बाकी सबको बड़ी ही शांति मिलती है कि सिम्मी अकेले अपने मायके नहीं जा रही है। अच्छा माँ पापा, मैं निकलता हूँ, वहां पहुंचते ही फोन करूंगा। प्रेम सिम्मी के मायके के लिए उसे लेकर निकलता है और अगले ही दिन वो दोनों कोलकाता पहुंच जाते हैं। अब इधर सिम्मी के मम्मी पापा भाई बहन उसे अचानक से घर देखकर चौंक जाते हैं। अरे सिम्मी बेटा, अचानक से, और दामाद जी भी साथ में हैं, तूने बताया भी नहीं कि वो आने वाले हैं। ये सुनकर सिम्मी फिर से बड़े जोर से गुस्से में आ जाती है। अच्छा, आप लोगों को कैसे आए, क्यों आए, कब जाओगी, इसकी पड़ी है। अरे बेटी पहली बार मायके आई है, उसकी किसी को चिंता नहीं है। ये नहीं कि मेरा शानदार सा वेलकम होना चाहिए, बढ़िया फूल बलून लगाने चाहिए, केक काटना चाहिए, लेकिन नहीं, मेरी किसी को पड़ी ही नहीं है। मैं अभी जाती हूँ मायके। ये हुई ना बात सिम्मी। अब आप ही बताओ मम्मी जी, इस बात का कोई इलाज है क्या? सिम्मी बेटा, तू अभी अपने मायके में ही है, और कौन से मायके जाना है तुझे? ओह, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं अपने मायके में खड़ी हूँ। बेटा, मायके ससुराल का चक्कर छोड़, ये भूल गई है तू कि अब इतनी बड़ी हो गई है, अब तेरी शादी भी हो चुकी है, इसलिए अब बड़ी हो जा, समझी कि नहीं? सॉरी प्रेम बेटा, तुम सबको खामखा मेरी बेटी के चक्कर में इतनी परेशानी हुई। बेटा, सिम्मी हमारी सबसे बड़ी बेटी है, इसलिए लाड़ प्यार के चक्कर में सबसे ज्यादा नखरेबाज यही रही है। इसको हमेशा से यही लगा है कि इसे हर जगह सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए। बस ये धमकी उसी का परिणाम है। फिर ठीक है पापा जी, मैं अपने मायके फोन करके सबको इस बारे में जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि वहाँ के लोगों का बीपी पिछले 6 महीनों से इसी बात के कारण बढ़ा हुआ है कि आखिर ऐसी क्या बात है जो बहू हर बात में मायके जाने की धमकी देती है। प्रेम अपनी माँ चमेली को फोन घुमाता है। अरे मम्मी, हम दोनों यहाँ ठीक से पहुंच गए हैं और यहाँ सारे फसाद की जड़ भी पता चल गई है। बस अब कुछ दिनों के लिए मैं आपकी बहू को उसके मायके छोड़कर कल मैं आता हूँ अपने मायके। ये सुनकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं।